प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान ने 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स ने घी और कुकिंग ऑयल्स फिर महंगे कर दिए। वजीर आजम ने पैकेज के साथ ही पेट्रोल महंगा होने की नवीद भी सुना दी। नून लीग ने रिलीफ पैकेज को तकलीफ पैकेज करार दे दिया। क्या इमरान खान का रिलीफ पैकेज हकीकत में गरीब का चूल्हा जला सकेगा? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे नैब ने रिकवरी की रकम खजाने में जमा ना कराई। सेनेट खजाना कमेटी ने नैब की जानिब से अब तक की गई 821 अरब रुपए की रिकवरी का हिसाब मांग लिया। रकम कहां गई? सेनेट खजाना कमेटी के अराकीन हैरान और परेशान। वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम भी इससे लाइल्म निकले। इसके अलावा बात करेंगे सीएसएस इम्तहानात के कानून में बड़ी तब्दीली कर दी गई। उम्मीदवारों को सीएसएस इम्तहान से कबल भी एक इम्तहान से गुजरना पड़ेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट से बलूचिस्तान, पंजाब और दीगर पसमानदा इलाकों के उम्मीदवारों का नुकसान होगा। काबीना मेंबरान के एहतजाज के बावजूद समरी मंजूर। नई सीएसएस स्क्रीनिंग पॉलिसी क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान ने जो ये रिलीफ पैकेज का ऐलान किया उस पर तनकीद भी हो रही है। आमिर साहब, क्या सिचुएशन है? अब इससे रिलीफ मिलेगा? अगेन बड़ी उन्होंने अलार्मिंग बातें की, मजीद पेट्रोल महंगा होगा, मजीद महंगाई बढ़ेगी, फिर इस रिलीफ पैकेज का क्या फ़ायदा है? दो कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं जो आज नजर आई वज़ीर आज़म इमरान खान की। क्योंकि कसम खाई हुई है कि मैंने मुस्बत उससे स्टार्ट करना है। सही। तो मुस्बत जो पहलू इसका मुझे नज़र आता है कि ये तरजीहात में से ये बड़ी अच्छी नीयत बड़ी अच्छी है कि जी आप निचले तबकों को जो है ना कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं, और ये जो जनरल जो पूरे सारे पाकिस्तान को रियायत देते हैं ना उसका फ़ायदा नहीं है। और ये हम खुद भी कहते रहे हैं कि निचले तबकों दें। सो नीयत बड़ी अच्छी है। 120 अरब रुपए डाल रहे हैं, वो ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं रोक रहा हूँ, मैं सबर नहीं हुआ, मगर से शुरू होऊंगा। नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। एक मुझे ना एक उसका लतीफ़ा याद आ गया। एक बंदा छत से गिरा तो नीचे आया ना, तो मरा, आगे बेचारा मर गया छत से गिर के। तो कोई आप जैसा गुजरा तो उसने देखा लोग रो रहे थे, उसने कहा क्या? उसने कहा छत से गिरकर मर गया है। तो उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है आंख बच गई है इसकी। तो वही आपने कहा है कि आप आंख बचा रहे हैं कि बाकी सारे मुस्बत चीजें हैं, लेकिन आंख बच गई, बंदा मर गया, आंख बच गई। मैं वही कहना कि पॉलिसी अच्छी है, नीयत अच्छी है, मगर काफ़ी सारे सवाल हैं। मगर अब मगर आ रहा है, वही आगे आ रहे हैं आप वाली। वो सवाल ये हैं कि पहला तो सबसे बड़ा कि ये प्राइम मिनिस्टर को जो है ना, एक तो ये जो खुदा के लिए जो तकरीर शुरू कर देते हैं ना, वो पिछली हुकूमत के और दुनिया का लेक्चर समझाने चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। लोग हर मुल्क के सब में यही है, हर एक को अपना अवाम है, वोटर नज़र आ रहा है। सो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। लोग कहते हैं गवर्नमेंटों का काम होता है सोल्यूशन देना। तो ये टेप अब थोड़ी सी एक तो खुदा के लिए रोक दें। दूसरा ये है कि ये कंपैरिजन जो है ना ये नहीं बनता। ये कि ये बाहर की महंगाई का ये वाला, वेस्ट के अंदर जो है वेलफेयर स्टेट्स को तो छोड़ दे, अमेरिका लंदन में भी जो कैपिटल स्टेट्स भी दरमियानी सी हैं, उनके यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है। बुनियादी सेहत और बुनियादी जो है ना खाना पीना, उसका इंतज़ाम उन्होंने किया होता है। इंडिया की भी नहीं बनती। इंडिया ने, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये तो जब पैकेज आएगा 120 अरब रुपया, 260 का एहसास प्रोग्राम भी आएगा, तो जब ये देखेंगे कैसे आएगा, इसका मैकेनिज़्म कैसे बनेगा, इसकी तरसील कैसे होगी। वो जो पहले 260 अरब रुपये एहसास प्रोग्राम में है ना, वो 10-20 साल से, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक्सटेंशन चल रही है, उसका एक निज़ाम बन गया हुआ है। अभी इसका क्लियर नहीं है कि इन्होंने कैसे करना है, इसको किस तरीके से बांट करनी है, कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूटिलिटी स्टोर का सत्यानाश हो गया है। उसका जो बुनियादी मकसदियत थी वो उसकी वो ख़त्म हो गई हुई है। नहीं, वो महंगाई को काबू करने में एक पैरल जो बनाया हुआ था निज़ाम नहीं कर सका। और आज ही मैं देख रहा था कि बड़ी जल्दी से 30% उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम जनाब इसमें कुछ तबकों को रियायत देंगे, घी में, चीनी में, और तीसरी क्या चीज़ है जी? आटा। तो उन्होंने आज ही 30 रुपये 35 रुपये यूटिलिटी स्टोर ने ना तमाम तेल की कीमत पहले ही बढ़ा दी है कि वो जो बाद में 30% करनी है ना, तो पहले ही बढ़ा दी। जिससे शुगर का हुआ था तो इंडिया से कंपैरिजन इसलिए ना करें कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने 80 करोड़ लोगों के लिए राशनिंग सिस्टम किया हुआ है। 4 उसके तबकात बनाए हुए हैं, एक जो बिल्कुल गरीब है, कम गरीब है, दरमियाने गरीब है, और वो बेताशा और लोगों को 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये
इंडियन रुपी 4-5 रुपए में दाल, आटा, चावल ये चीज़ें देते हैं, 3-4-5 रुपए तकरीबन मुफ्त ही समझें। और ये कोविड के दौरान मई जून में उन्होंने 5 किलो आटा और 5 किलो चावल जो ले जाना चाहता है मुफ्त दिया है पूरे इंडिया को। 80 करोड़ को, 1.25 अरब की आबादी में से 80 करोड़ को ये सब्सिडी दे रहे हैं। तो इनके फिगर्स हैं कि ये बड़े बड़े दिखाते हैं। तो फिगर्स ये होती हैं, ये जो स्टैट्स है ना, वो हम पहले भी अंदाज़ा है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स और जिस तरह की आपको प्रेजेंटेशन देते हैं ना पावर पॉइंट पे, इंसान को लगता है कि वाकई मैंने इनकलाब किया हुआ है। और हमने देखा है कि ये बेनज़ीर साहिबा पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसे ही था। वो नवाज शरीफ साहब की भी आज तक की तकरीर है, वो मरियम बीबी भी रिपीट करती रही हैं, हमने सड़कों का जाल बना दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हर एक को यही लगता है कि उसने अजीम काम किए हुए हैं। ये स्टैट्स के मतलब कहा जाता है कि ये शुमारी आता है ना, इसको इस एंगल से भी देख ले, इस एंगल से भी देख ले। वो माशाल्लाह पूरी स्टोरी है। ये साइड ऑफ द स्टोरी उनकी है जो उन्होंने आज हनी एंड मिल्क की स्टोरी जो सुनाई है, ये इमरान खान को वो कहानी जो उनको पढ़ाई गई है। मैं ज़रा इनकी कहानी को दूसरे एंगल से देता हूँ कि अभी ये जो 260 एहसास प्रोग्राम का अरब और ये 120 ये मिला लिया जाए तो 380 अरब भी, ये पाकिस्तान में महंगाई पहली बात है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और ये पता नहीं कैसे तरसील होगी, ये क्लियर नहीं है अभी। वो इसलिए कि जब तेल की, गैस की, बिजली की कीमतें इतनी ऊपर जा रही हैं और ये 3 कमोडिटीज़ की अंदर डालने से कोई, एक तो पहली बात है कि ये फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। दूसरा, एक ये तो 300-400 अरब रुपए की बात है जो आपने बिग इंडस्ट्री को जो देना होता है वो ट्रिलियंस में देते हैं। हाँ। उनको जब कंसेशन देने होते हैं ना, आईपीपी वालों को माफ़ किया जाता है, वो ट्रिलियंस में माफ़ किया जाता है। बिग ऑयल, बिग फलाना, बिग इंडस्ट्री को वो इतना बड़ा दिल होता है। ब्यूरोक्रेट्स का भी, पॉलिटिशियन का, इवन प्राइम मिनिस्टर भी घिरे हुए हैं। वहाँ जब माफ़ी तलाफ़ी होती है ना, वो सेस की ज़रूरत में जो है वो नज़र आ रहा था कि सारी हुकूमत एक तरफ थी कि 4 साफ़ी हम एक तरफ थे कि जनाब ये हमारा पैसा है जो हमारी बिलों में काटा हुआ है तो ये वापस दिलवाएँ। तो वो हमने वो देख लिया हुआ है। तो वो जो है ना उन्हीं है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा आज इसरार था कि लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है ना दुनिया भर में महंगी हुई हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कि महंगी हुई हैं, मगर ये हमारे जैसे ज़राअती मुल्क के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी, ये एक मौका था कि हम अपनी अगर ज़राअत ठीक कर लेते 3 साल के अंदर जो है कुछ बेहतर कर लेते, जो कि पुराने वाले निज़ाम पे ही ले आते तो जो है तो हम इसमें से एक्चुअली पैसा कमा सकते थे। और काश साहब बार बार बताते रहते हैं कि ये 1-2 साल पहले हम ये एक्सपोर्ट किया करते थे चीज़ें। ये $6 बिलियन की जो सिर्फ कमोडिटीज़ हमने इम्पोर्ट की हैं फूड की, तो ये अभी भी जो है जब आए थे ये कह रहे थे 15 मिलियन बेल्स होंगी कॉटन की। तो अभी सुना अच्छी जो खबरें आ रही हैं, अच्छी भी क्या आ रही हैं कि 8 की बजाय 10 हो जाएगी मिलियन बेल, या शायद 11 हो जाएंगी मिलियन बेल्स हो जाएगी। बड़ी हद हुई, तूफान आ गया तो 12 हो जाएंगी। गंदम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। चीनी के रेट जो है ना दोबारा 130 के करीब जा चुके हुए हैं सारे। तो कमोडिटीज़ का ये 3 साल में इन्होंने कोई वो नहीं किया। अभी शदीद है कि पहले के मुकाबले में, सिर्फ पहले के मुकाबले में जो 3 साल की इनकी गंदी परफॉर्मेंस थी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो ये तो है। दूसरा, जो बाकी 2 बड़ी इंपोर्ट्स है ना, बाकी तो खाम माल की ज़्यादा हमारी इंपोर्ट्स हैं ज़्यादा। दूसरी बड़ी जो इसके अंदर इंपोर्ट आ जाती है वो एनर्जी की आती है, तेल और LNG वगैरह की है। हमें उस पर रहता है कि हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं चले कि जनाब दुनिया भर में ये वाले इसके रेट्स ख़राब हैं, पर जब सस्ते थे वो जो मैन मेड गलतियाँ जो आपकी अपनी नाकिस पॉलिसियाँ, नाकिस हैंडलिंग है, और हम वो एक दफ़ा ही रिपीट नहीं करना चाहते कि किस तरह आपने LNG जब $4 पे थी आई हुई कोविड के ज़माने में, बाद में $6 पे आई, जब नहीं ली तो अब $35 के ऊपर जाके वो आपके सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो जब वो महंगी जिस तरह ली जाएगी, इसी तरह तेल की आपने राइट टाइम पे ऑर्डर नहीं किए, तो जो इनकी गलतियों की वजह से वो है। और उसके ऊपर किसी का हेड्स कोई रोल नहीं हुए, किसी को नहीं निकाला गया, किसी को सज़ा नहीं दी गई। लोग माल पानी बना के या गफलत का अपनी का वो करवा करू के वो हमारे ज़िम्मे पड़ गया। अब ये सर्दियों में हमारे पास गैस भी नहीं होगी, लोड शेडिंग भी हो रही होगी, और साथ में जो है बिल भी बड़े बड़े आएंगे। और उसके साथ मैं जो दूसरी साइड दिखाना चाहता हूँ इकोनॉमी की, ये तो रोज़ी पिक्चर उन्होंने दी ना, दूसरी साइड ये है जो इनके बाकी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब हम तो बड़े खौफनाक दौर में जा रहे हैं कि जब ये अगले महीने से लोड शेडिंग गैस की शुरू हो जाएगी, वो आम आदमी को नहीं, इंडस्ट्री की भी बंद होगी।
इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट करेगी। इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगी इसका मतलब है आपकी ग्रोथ रुकेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जो है नौकरियां जाएंगी। तो कैसे ये आप उसके अंदर महंगाई भी मज़ीद बढ़ेगी जब वो वाला सिलसिला करेगा। और तीसरा ये है फाइनली कि जनाब ये अभी क्लियर नहीं है कि ये जो 100 बिलियन जो 240 जो 260 एहसास प्रोग्राम के ना वो बजट में थे, अभी ये क्लियर नहीं है कि ये 120 बिलियन आएंगे कहाँ से। मोस्ट प्रॉब्ली ये लोन्स लिए जाएंगे, ये जो है ना कर्ज़ों की सूरत में आएगा। कर्ज़े में आएगा तो यहाँ पे तीनों डेफिसिट, ये ट्रिपल डेफिसिट हमारे लिए आ रहे हैं। ये इकनॉमिक्स में आम आदमी इंटरेस्टेड नहीं होता, मगर ये क्योंकि बड़ा ज़्यादा इकनॉमिक्स पर जोर देते रहे हैं तो इससे फिजिकल डेफिसिट आपका बढ़ेगा, जिससे आपको IMF से प्रॉब्लम रहेगी। करंट अकाउंट डेफिसिट का बड़ा जिक्र करते रहेंगे जी, वो $20 बिलियन छोड़ गए थे। आज मैं सुन रहा था कि इनका जो है ना कुछ अर्से बाद जो है ना 12 बिलियन के ऊपर इनका भी होने जा रहा है। और साथ में ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इनका हो रहा है। सो इकोनॉमिक फिगर्स जो है ना इनके महंगाई के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से वो इतनी रोज़ी नहीं है जितनी पिक्चर आज प्राइम मिनिस्टर ने की है। या तो प्राइम मिनिस्टर को समझ नहीं है या उनको गलत समझाया गया है। तो ये मैं कोई इससे वो जो आप कह रहे थे ना कि आंख बच गई वाली बात है कि मुर्दा पड़ा हुआ मगर आंख बच गई है। अच्छा क्लास साहब, आप दरमियान में तो बोले क्योंकि आपको अब से रेजिस्ट नहीं हुआ, सेम सेंटिमेंट्स हैं जी, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह का पिक्चर है रिलीफ का। अगर बुनियादी वजूहात जिस तरह आप कल ये बात कर रहे थे कि जब आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे और वो अपनी जगह पर बढ़ती जाएंगी तो फिर ये किस तरह के पैकेज, और मिडिल क्लास तबके का क्या होगा जो तनख्वाहदार है। एक चीज़ आज आप अगर उसमें नोट करें कि वो आपको यहाँ पे एक फीलिंग आती होती है ना, गुड फैक्टर ये फीलिंग आती है कि चलें जी बहुत बड़ा रिलीफ आया, लोगों में नज़र है। इनके नज़दीक ट्विटर ही है ना, सोशल मीडिया सबसे बड़ा एक बैरोमीटर है इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए। ट्विटर पे सब कुछ ठीक है तो फिर पूरी दुनिया ठीक है। इनका तो एक ही इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है। आप उसको जाकर ट्विटर को देख लें कि इनके अपने हामी सोशल वो उस पर मीडिया पे ट्विटर पे, चलो हमें तो छोड़ दें जी कि हम तो वो ये जो आमिर भाई कहते हैं सिनिसिज्म का हम शिकार हैं, हमें तो कोई अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आती, हमें तो छोड़ देना, राइट ऑफ कर दें। आज ज़रा खुद जाके ट्विटर पे ज़रा देखें, ज़रा आप फेसबुक पे देखें आपके सबसे बड़े वो जो हामी हैं वो क्या कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इंडिया का बहुत बड़ा कसूर है कि उन्होंने डॉलर को 75 रुपये पे क्यों रखा हुआ है। एक तो इंडिया को मेरा ख्याल ये भी हमारे खिलाफ साजिश की हुई है इंडिया ने कि आज उन्होंने कैलकुलेशन की हुई थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो 250 मेरा ख्याल बता रहे थे कि वहाँ लीटर है, वो 250 लीटर की उन्होंने कैसे कैलकुलेशन की, वो बड़ी मज़े की है कि अगर इंडिया का डॉलर 175 रुपये पे हो तो उनके यहाँ पेट्रोल की कीमत ये बनती है। ये हमारे इकोनॉमिस्ट ने ये आज इमरान खान साहब को समझाया है कि ये भी भारत का कसूर है, हमारे खिलाफ कुछ साजिश की है इंडियंस ने, मोदी साहब एंड कंपनी ने। उनके इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने अपने डॉलर को 72, 74 या वटेवर जो है ना ऊपर नहीं जाने थे। हम देखें हम कितने जनरस हैं, हम 175, 180 हम वहाँ पर ले गए इसलिए। और भाई साहब अगर इंडियंस ने इसको रोका हुआ है अपने उसका, आज इंडियन का डॉलर चला जाए 175 रुपये तो आप उनका हशर देखें, वो तो मेरे ख्याल $600 बिलियन से ज़्यादा के तो उनको रिजर्व्स हैं सारे के सारे। 120 बिलियन ये पीनट्स वाली बात मुझे भुट्टो साहब सारी वो याद आ गई, जनरल ज़िया साहब याद आ गए जिनसे पॉलिसीज़ इमरान खान साहब की बड़ी मिलती हैं, सोच भी मिलती है, अप्रोच भी मिलती है। जनरल ज़िया साहब याद आ गए जो उन्होंने जिमी कार्टर को मेरा ख्याल कहा था जब उन्होंने कोई इनको आके मेरा ख्याल $800 मिलियन की ऑफ़र की थी अफगान जिहाद के लिए, वटेवर जो भी था, तो उन्होंने कहा जनाब ये तो पीनट्स है, क्योंकि कार्टर साहब थे वहाँ पे उसके जॉर्जिया स्टेट जो है ना वहाँ 500 मिलियन दे रहे थे, इतने दे रहे थे जॉर्जिया स्टेट में, शायद पीनट्स जो है ना उनका बिजनेस था जिमी कार्टर साहब का। तो उन्होंने कहा जनाब ये तो पीनट्स है, मूंगफली के बराबर हैं। 120 बिलियन ये मजाक किया जा अपने लोगों के साथ, मतलब 22 करोड़ की आबादी है। चलो मान लेते हैं जिस मुल्क को 50 या आपके फीसद जो हैं या 12 करोड़ के करीब लोग अमीर हैं, 12 करोड़ जी बहुत अमीर हैं, बड़ा पैसा है उनके पास, और 6 उनकी डिजिट्स में सैलरी निकाल दें, ये बाकी भी 12 करोड़ पे तकसीम करें, कितने 100 रुपये पर बंदे को पड़ता है। ये हिसाब तो दे, मजाक बंदा करता है थोड़ा सा तरीके से करता है, कोई बंदे को हंसी ना आए, चलें थोड़ा सा कर लें। इनसे पूछने वाली बात है, इन्होंने जो इस बिजनेसमैनों को दिया था रिलीफ पहला, वो 1200 बिलियन रुपीज़ का दिया था। दुनिया भर में बिजनेसमैन जो है इंडिया में देखें बहुत सारे बिग बिजनेसमैन थे, वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे लोगों के लिए कि जनाब आम आदमी बेचारा मुश्किल में पड़ गया, हमने इनके प्रॉफिट इनसे लिए, इन्हीं से हमने कमाया है, आज उनके पास पैसा नहीं है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया दुनिया भर में कि ये ले लें। इन्होंने क्या किया, 1200 बिलियन रुपीज़ इन्होंने उनको दिए, 1200 अरब दिया उनको, ये चंद बिजनेसमैन थे, उनको पैकेज ले दिया। मैं हफीज़ पाशा साहब को सुन रहा था, 1500 बिलियन रुपीज़ की इकनॉमिक या उसकी इन्होंने टैक्स की छूट दी हैं, बड़े बड़े इसको लोगों को दी हैं, 1500 अरब की। ज़रा सुनते हैं, GADC जिसकी बात हम करते थे उसका पता ही नहीं है कि किधर गया, 200-300 रुपया आना था।
और अल्लाह का शुक्र करें कि केस हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए थे, नहीं तो इन्होंने हमारी नेशनैलिटीज़ इन्होंने ख़त्म करके हमारे ऊपर केसेस करवा देने थे इमरान खान साहब ने कि इन 4 लोगों ने बैठ के हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। कभी आपने सुना GATC का पैसा जो आवाम से लिया हुआ था वो किधर गया आपका? एक तरफ तो ये हैं, अल्लाह तल्ला की तरफ आते हैं ज़रा थोड़े। आपको याद हो कि इन्होंने भैंसें बेची थी जनाब वज़ीर आज़म हाउस की, जनाब बचते, जिसके बाद एक बड़ा मशहूर ज़माना आया था कि जनाब भैंसें बेच के मुशायरा हुआ, ऐवान सदर में मुशायरा करवाया गया था, एक साइड में भैंसें बिक रही थी। ये बुज़दार साहब की अभी खबरें हुई हैं, मैं उनकी देखा, अनवर सुमरा साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं लाहौर के, उनकी स्टोरी थी 38 के करीब वहाँ पर करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ नई ली जा रही हैं, उनके लिए बुलेट प्रूफ ली जा रही हैं, उनके लिए बम प्रूफ लिए जा रहे हैं, जहाज़ की प्रपोजल आई हुई है। आपको तो क्योंकि पेट्रोल देना नहीं पड़ता, कोई इमरान खान साहब अपनी जेब से खरीदते हैं, इनको फ्री है, इनके वजीरों को 60 को फ्री है, आपके सेक्रेटरीज जो है यहाँ पे बहुत सारे फेडरल सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी जो इसमें हिस्सा बैठी जो मॉनिटरेशन पॉलिसी है, फ्यूल अलाउंस बढ़ जाता है, फ्यूल अलाउंस बढ़ जाते हैं, वो गाड़ियां भी रखी हुई हैं, फ्यूल भी ले रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं जाता। आप इनसे पूछे किसी वजीर से कि आपने कभी जाके अपनी जेब से पेट्रोल डलवाया है? आपने बिल्स ये नहीं दे रहे, वो तो सारी स्टेट दे रही है। एक तरफ आप बैठ के 120 ये बिलियन की क्या औकात है, अभी आप उसका पेट्रोल बढ़ाने वाले हैं, उसका तो हमें बताएं कितने बिलियन रुपीज वहां से 1.5 रुपए यूनिट बिजली का बेस प्राइस पे बढ़ा रहे हैं। आज फिर आया हुआ था कि जनाब ये हुकूमत फिर क्या डेली बेसिस पे बिजली की कीमतें बढ़ाना शुरू हो गई, गैस की बढ़ाना शुरू हो गई, डॉलर की आपकी वहां पे चली गई। ये मजाक, इट्स ए जोक। हाँ, कौम को इतनी ज़रूर मुबारकबाद होनी चाहिए कि 10-12 दिन बाद जब आपके पूरे मुल्क में हंगामे हो रहे थे, या सैकड़ों के करीब बेचारे पुलिस वाले जख्मी हुए गए थे, जहाँ शहीद हुए, वज़ीर आज़म गायब रहे, कहीं पे नजर नहीं। पहले तो कौम को मुबारक हो, आज बड़े मतलब 15 दिनों बाद आखिरकार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आपको चेहरा मुबारक नजर आया, कोई जिक्र नहीं किया कि कहा अच्छा थोड़ी सी सिंपथी कर लेते आप उन पुलिस वालों से, उनकी फैमिली से, उनके बच्चों से। वैसे तो कंपैशन की बड़ी कहानियां रामलीला नौटंकी हमें समझाई जाती, कंपैशन, रियासत मदीना में दर्द दिल। आज आपके लिए 2 लफ्ज भी नहीं थे, आप उनको पुलिस के लिए, शोहदा के लिए, बच्चियों के लिए जो वहाँ यतीम हुए, सारे कुछ हुए, कि 2 मिनट चलो लिप सर्विस, इनकी लिप सर्विस होती है। हुक्मरान बुनियादी तौर पर ये बेरहम होते हैं, ये दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई मतलब है आप उनके बुक्स पढ़ लें, बहुत सारी चीज़ें, बंदे मरवाना, मरना, करना, कराना, इनके नज़दीक ये कोई नहीं होता। एक बिजनेसमैन का मैं सुन रहा था इंटरव्यू ये कामरान खान साहब के साथ कल, बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुन के। उन्हें अभी 8-10 पुलिस वाले मरा जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? ये नेशनल टीवी पे बैठ के बहुत बड़े बिजनेसमैन कह रहे थे, मैंने खुद उनका क्लिप सुना है, वो माप होता है ये किसको पहचाने, किसको पकड़ें। आप लोगों के घर में कोई इस तरह खुदा ना खासा किसी के साथ हो तो फिर आप यही अल्फाज कहेंगे, वो कहते हैं जिस तन ला के वो तन जाने। अब टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं कि जनाब खैर है 8-10 लोग मारे गए, क्या फ़र्क पड़ गया। ये जब आपके अप्रोच, और वो इमरान खान साहब के सबसे बड़े करीबी हैं, वो इमरान खान साहब के सबसे बड़े ज़्यादा काउंसलिंग भी करते हैं उनके, बल्कि इमरान खान साहब के फैसलों पे आके इम्पैक्ट भी करते हैं। तो मुझे काजी सईद याद आ रहे हैं, वो दोस्त मेरे से हम शो इकट्ठे करते थे, वो कहते थे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में कि ये ठेकेदार फ्रेंडली हुकूमत है। ये जो हैं ये इन्होंने आके जो बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन हैं, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटीज, माफियाज, ये उनके फ्रेंडली हैं। मतलब 120 अरब की औकात क्या है जब आप पेट्रोल की अभी आपने कीमतें बढ़ाई हैं, अभी बढ़ानी है डॉलर की वजह से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4 चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। और हमें मत बताएं कि जर्मनी में इतनी महंगाई है, यूके में इतनी, अमेरिका में इतनी, हम पाकिस्तान में रहते हैं जनाब। आप हमें पाकिस्तान के मुताबिक, हालात के मुताबिक, हमारी सैलरीज के और हमारे जो इनकम सोर्सेज हैं उससे कंपेयर करके हो रहे हैं ना, जो हमें तनख्वाह मिल रही है वो तो आधी से भी कम होती जा रही है डेली बेसिस पे। आपने फिर अपने खर्चे कितने कम किए, आप वहाँ से महलों से निकले हैं, आपका कोई हमें नजर है, नई गाड़ियाँ आपके अभी लेना आप शुरू हो गए, आपके अलाउंसेस बढ़ रहे हैं, आपकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, आपकी सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों से पेट्रोल के, बिजली, गैस के उनके पैसे लेके उसके बाद कहानियाँ सुनाने आ जाते हैं। 120 अरब एक जेब से निकालते हैं, दूसरी में डाल लेते हैं। तो मेरे लिए तो ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक था कि आप आ जाएँ, 15 दिन बाद आपने चेहरा मुबारक दिखाया है, आपके मुंह में 2 अल्फाज नहीं हैं उन फैमिलीज़ के लिए जो आपके लिए लड़े हैं, जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने आंसू गैस फेस किए हैं, गोलियां फेस किए हैं, डंडे फेस किए हैं, वो माप के हाथों वो गए हैं, मारे गए हैं। उल्टा आप उन्हीं के साथ पॉलिटिकल अलायंस बनाने की आप अंदर खाते डीलिंग कर रहे हैं। और वो जो इजाज चौधरी हैं इनके वहाँ पे लाहौर में, वो कह रहे मैं गुलदस्ते लेके जाऊँगा, जिनकी पार्टी ने पुलिस वालों को मारा है, जो जख्मी हुए हैं, उनकी आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी का सेनेटर जो है वो गुलदस्ते लेके जाएगा। तो मीन्स कि आप में और उनमें तो कोई फर्क नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी अवाम अगर खुश है और बकौल मेरे आमिर भाई के आंख बच गई है तो ठीक है जनाब, आंख बच गई। आमिर साहब से इसका जवाब लेना जरूरी है क्योंकि ये जो पॉजिटिव साइड ऑफ पिक्चर है ये पॉजिटिव इतनी नजर नहीं आ रही, न्यूट्रली स्पीकिंग। और इसके अलावा जो सेनेट की खजाना कमेटी है उसने नैब से भी हिसाब मांगा है। 821 अरब रुपए की जो रिकवरी नैब अब तक कर चुका है, सेनेट की खजाना कमेटी कह रही है कि वो रकम कहाँ गई उसके बारे में बताएं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। लाल साहब, नैब से भी आज जो सेनेट की खजाना कमेटी है उसने कहा है कि इतनी सारी रकम आपने रिकवर की है अकॉर्डिंग टू यू 821 अरब रुपए, और उसमें से मेरे ख्याल से उन्होंने कोई 6 अरब 45 करोड़ का जो है वो जमा कराए हैं कौमी खजाने में। बाकी का कुछ पता ही नहीं है सर, आगे नहीं मिल रहा। किस सेफ में पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं? बहरहाल बड़ा इनके शॉकिंग इंकशाफ है कि इतने पैसे जो रिकवरी हुई है वो पैसे किधर के। हमारे रिपोर्टर बड़े अच्छे हैं, इमरान मगराना, तो वो आज सेनेट के फाइनेंस कमेटी की प्रोसीडिंग बड़ी इंतहा अलार्मिंग है। सिर्फ एक इशू पे बात नहीं हुई, 3 इश्यूज पे बात हुई है जो वहाँ पे उन्होंने उन मेम्बरान ने की है। पीएससी में भी हुआ है कुछ। एक तो उसमें इस पे तो आते हैं नैब पे, जो अहम चीज थी वो गवर्नर स्टेट बैंक का बयान था जो लास्ट वीक उन्होंने दिया था डॉलर वाला, क्योंकि वही वाली बात है। अब ये लोग जो 7 बल्कि 8 उसमें डिजिट सैलरीज में चले गए, उनके लिए तो कोई ये चीजें मैटर नहीं करती हैं किस तरीके की। उस पर बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं। उसमें शहरी रहमान साहबा ने उठाए हैं, सेनेटर तला महमूद साहब, कामिल अली आगा साहब या सेनेटर सादिया अब्बासी वगैरह जो हैं वही बातें जो की हैं। अब सवाल ये है कि उन्होंने ये स्टेट बैंक का जो उस पर कहा है, ये मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ी एक अहम बात की है। उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ 3 साल में इमरान खान साहब के डॉलर के मुकाबले में उनकी रुपीस की कीमत जो है 50 रुपए कम हुई है और 3% सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ी है। ये जो हमें कहानी रामलीला डाली गई थी कि आप इन एक्सपोर्टर को 2200 दे दें, 170 तक ले जाएं, ये आपको 50 अरब डॉलर की तो आपको एक्सपोर्ट लेकर आएंगे। पता ये चला कि एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय अगस्त के महीने में ड्रॉप हुई थी, जो हमने स्टोरी भी उस पर की थी कि पैसों का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्टर है वो यहाँ से डॉलर कमा के बैरून मुल्क को जदादे भी खरीद रहा है, वो पैसा भी वहीं पार्क कर रहा है और इस मुल्क को उसने तजर्बा गाह समझा हुआ है। 5-6 बिजनेसमैन आते हैं, इमरान खान साहब को पकड़ते हैं, कहानियां रामलीला वो सुनाते हैं। एक हाउसिंग सेक्टर वालों ने पकड़ा हुआ है, एक टेक्सटाइल वालों ने पकड़ा हुआ है, एक एप्टमा वालों हैं, एक बिल्डर्स हैं, एक हाउसिंग सोसाइटीज हैं। उन्होंने बिठा के खान साहब को वो जो पिक्चर पेश करते हैं वो वहां पे उनका आके उस पर देते रहते हैं। सो उस पर आज जो गवर्नर स्टेट बैंक जो है उन पर खासी मेरा ख्याल है उन्होंने आके बातें की हैं और रुपए की कदर जिस तरह की आगे पीछे हो रही है वो आपके सामने। प्लस जो अहम चीज थी जो ख्वाजा आसिफ ने और शहरी रहमान ने उठाई है कि यूके से जो आपको पैसे मिले थे 190 मिलियन डॉलर थे मेरा ख्याल है, वो कहाँ गए हैं सर, किधर हैं वो? इमरान खान साहब तो बड़े ट्रांसपेरेंसी पे आते थे। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सवाल उठा है वो बड़ा अहम है कि आप ये शहजाद अकबर साहब जो ब्रीफ केस लेकर गए थे यूके में और बहुत बड़े एक प्रॉपर्टी टैकून से मुलाकातें हुई थी और उनका पैसा खुफिया डील के तहत वापस लाया गया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट करवाया गया था। तो खान साहब ने कैबिनेट के, बल्कि हमने स्टोरी की हुई है, आमिर भाई को याद आ जाएगी कि मैंने ब्रेक की थी स्टोरी की, जो पैसा आया था वहां से डील करके ये कैबिनेट में इन्होंने सील कर दी थी वो डील। ये जो ट्रांसपेरेंसी का हमें आगे भाषण देते ना रोजाना रियासत मदीना में, कोई चीज छुपी नहीं होगी। उस मामले में जो आए थे शहजाद अकबर साहब, वो डील करके आए थे वहां से यूके से और उसमें वो बिजनेस टैकून शामिल थे। उसका इमरान खान साहब ने अपनी कैबिनेट में बैठ के फैसला किया कि ये डील किसी को नहीं बताएगी कि हमारी क्या डील हुई है, हम वो पैसा कैसे वापस आया है, वो किसकी जेब में गया, सुप्रीम कोर्ट को आज तक इमरान खान साहब किस्तों में कैसे उनकी जो किस्तें उन्होंने जो दे रहे थे पैसे सुप्रीम कोर्ट में उसमें एडजस्ट हो गई थी। अब ये पूछने वाली बात ये है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ख्वाजा आसिफ को शहरी रहमान साहब को फॉलो करना चाहिए, इनको बुलवाना चाहिए, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी बुलवाएं, ये कैबिनेट डिवीजन को भी बुलवाएं कि ये हमें बताएं, क्योंकि कैबिनेट फैसला है ना, उनको बुलाएं। वजीर हम सेक्रेटेरिएट को नोटिस करें कि पीएससी को आके ब्रीफ करें कि जो डील की थी इमरान खान साहब ने और शहजाद अकबर साहब ने प्रॉपर्टी टैकून में यूके वाला पैसा जो आया था किधर है, कहाँ है और कितना पैसा लिया गया, क्या अंडरस्टैंडिंग थी और उसको आपने खुफिया कैसे रखा है? आपको तो ढोल बचाने चाहिए थे। तो इसका क्या मतलब है? कोई दरमियान में कुछ कोई लैंड देन हुआ है, कोई हैप्पी एंडिंग हुई है, ये कुछ तो हुआ है कि आपने डील को उसको छुपा कर रख दिया जो आप आगे हमें नहीं बता रहे। तो एक बड़ा अहम चीज थी। देन अनदर इशू जो है वो बड़ी अहम है, वो आते हैं इस पे, ये जो है कि 821 अरब जो है, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हमें नहीं पता। अब सवाल यह है कि अगर नैब ने ये रिकवरीज की हैं 821 अरब रुपए की और सिर्फ 6 अरब रुपए उन्होंने दिखाए हैं, तो बाकी का पैसा किधर गया? अगर एक उनको जमा करवाने के बाद वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए था, स्टेट बैंक को पता होना चाहिए था। आपका कंसोलिडेटेड फंड है, बकायदा आप उसमें डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, आपके पास तो बैलेंस शीट होनी चाहिए थी। अगर ये नहीं देते इसका हिसाब किताब नैब जो है, तो ये तो पाकिस्तानी तरीके का सबसे बड़ा स्कैंडल आएगा कि इतने पैसे रिकवरीज हुई हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म भी है सर, इनडायरेक्ट रिकवरी। कुछ तो समझ आया था ना कि मुसवी साहब को चला गया, कुछ हो गया कि जी उन्होंने शुरू में निजाम रखा हुआ था कि जी हमने अपनी परसेंटेज भी लेते थे, पर ये बहुत बड़ा फिगर है। भाई कितने चले गए? कितने गए? 8 मिलियन डॉलर गए हैं, 880 लाख भी अब डॉलर लगे हैं, तो कितने बनते होंगे? तकरीबन
अब 10, 12, 14 अरब लगा लें, 15 अरब लगा लें, भी चले गए हैं, चले 20 अरब लगा लें जी, ये तो 821 अरब की बात हो रही है। तो ये पैसे किधर गए हैं? आपने वकीलों को फीसें दी हैं, आपने कोई अदालतों में खर्चे किए हैं, अपने आपने कोई बोनसेस वगैरह दी हैं, कोई खाना पीना किया है, फ्री लंचेस भी होते हैं वहाँ पे वैसे नैब में, वो भी सब्सिडाइज किए जाते हैं। चले आप इस पर कुछ भी कर लें, 100 रुपया खा गए आप, फिर आपको इनामात भी मिलते हैं कि बहुत बड़े आपने कारनामे सारे अंजाम दे। कारनामे तो हम आपके देख रहे हैं, जो बंदा आपने पकड़े उसको हफ्ते 15 दिन बाद आपने कहा जनाब इनको छोड़ दे, रियायत कर दें। चौधरी को केसेस से तो आपने खुद जाके बंद करवाया सारा अदालतों में। एक तरफ तो आपने ये काम किया है, लॉन्ड्री लगाई हुई है, हुकूमत के तमाम बंदे हैं उनको क्लीन चिट्स दे रहे हैं, अपनी हुकूमत के अलाइज हैं उनको जाके केसेस उनके अदालतों में बंद करवा रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब पैसा भी अगर कोई रिकवर हुआ है, ये तो बहुत बड़ी सारे एक अमाउंट है मेरा ख्याल है। एक्सटेंशंस भी ले रहे हैं। क्वेश्चन मेरा इस पे ये है कि बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा हौसला किया है कि ये शहरी रहमान ने और मुसद्दिक मलिक इन सब ने ये पॉइंट आउट किया है। मगर जब ये हमें बताया गया था ये कि वो जो 460 अरब रुपए जो उन्होंने जुर्माना उनको किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मलिक रियाज को, कि जी वो पैसे उनके कर्जों की अदायगी में किस्त हो गए थे, और हम सब ये पूछते थे कि किस कानून के तहत ये एक्सचेकर का पैसा ही उसमें एडजस्ट किया गया है। मेरा ये हमेशा से तजस्सुस रहा है कि शहरी बीबी पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले जो अब ये पूछ रहे हैं, उनको पता है कि क्या हुआ है, ये अदालत में क्यों नहीं कोई गया, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गया कि जनाब ये पूछा जाए, या ये क्वेश्चन अब ये कर रहे हैं इतने सालों बाद कि जनाब आपने एक जुर्माना किया था, ये आपकी क्यों सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर जो है सुपरविजन थी कि आपके जुर्माने लगाए हुए के अंदर ये जो बंदे का चोरी का पैसा पकड़ा गया है वो किस्तों में कैसे एडजस्ट हो गया, किस कानून के तहत। क्योंकि एक्सचेकर का जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है वो ये कि एक्सचेकर का पैसा जो है वो कभी ना माफ हो सकता है, वो सदर पाकिस्तान भी माफ नहीं कर सकते हैं। आपको मुझे गलत पढ़ाया गया था, वो होते रहे हैं, हुए भी हैं गैर कानूनी तौर पे, मगर जो सूरी तौर पे वो जो है, मेरी एक दफ़ा एक अकाउंटेंट साहब से बड़ी ज़्यादा फड्डा हो गया था, एक बहुत इशू हो गया था मियां लोधी के ज़माने में एम्बेसडरशिप के किसी ने कुछ फ्रॉड करके एक्सचेकर का पैसा कुछ वो कर लिया था, तो वो मुशर्रफ साहब ने माफ़ कर दिया था। तो मुझे वो अकाउंटेंट साहब जो उस ज़माने में थे जिनको बड़ा प्रेशर बर्दाश्त करना, उन्होंने कहा जी सदर पाकिस्तान भी एक्सचेकर का पैसा माफ़ नहीं कर सकता। ये हम तो आपने बड़ी अहम बात की है। ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, इन्होंने माजी में बड़े 2-4 पिटीशंस की थी बड़ी अहम। सबसे ज़्यादा इन्होंने फैसल साले हयात के खिलाफ की थी, अगर आपको याद हो, मुझे अगर मैं गलत नहीं कह रहा। फिर राजा परवेज अशरफ के रेंटल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ गए थे। एक पिटीशन ख्वाजा आसिफ साहब को, आपने बिल्कुल सही बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि समबडी मस्ट मूव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि आपने जो मलिक रियाज साहब पे 460-80 अरब जो भी था आपने उन पे जुर्माने किए थे, वो सेटलमेंट कैसे हुई है, किधर हुई है, हमें उसकी डिटेल दी जाए। जो पैसा आया था वहां से वो आपको ट्रांसफर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को किया गया, किस में किया गया। ये ख्वाजा आसिफ साहब कम अज कम उनको ये काम तो करना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी दौर में वो सुप्रीम कोर्ट जाते थे और उनकी पिटीशन एडमिट भी होती थी और बहुत सारे बड़े फैसले भी हुए। अब की दफा वो क्यों नहीं जा रहे, उसकी वजह एक ही हो सकती है, मलिक रियाज के टेंटिकल्स सारी पार्टीज में है। बुनियादी वजह तो ये है, एक वो भी होगी, अगर बिल्कुल होगी। मलिक रियाज साहब को तो मतलब हाथ लगाना बड़ा एक आपका फॉरबिडन फ्रूट वाला काम है। इसमें जो अहम चीज ये है कि ये शहजाद अकबर से डरते हैं ख्वाजा साहब, क्योंकि शहजाद अकबर साहब के बारे में ये मशहूर है कि नैब को वो चलाते हैं। नैब के इस वक्त जो मतलब है करता धरता जो है ना, अपोजिशन इमरान खान साहब क्या FIA सारे पंजाब की करप्शन जो है वो शेख रशीद साहब कई दफा कह चुके हैं कि मेरा भाई साहब ये FIA से कोई ताल्लुक नहीं है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के, भाई ये शहजाद अकबर साहब। हाँ, तो शहजाद अकबर साहब से वो डरते हैं क्योंकि नैब का केस इन पे भी है, इन पे ख्वाजा आसिफ साहब पे भी है। अदरवाइज ख्वाजा आसिफ साहब अगर थोड़ी सी हिम्मत करें, हमने उनकी जवानी देखी हुई, आपने देखी है, हमने देखी हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब जैसा फायर ब्रांड तो था ही कोई नहीं। अब लगता है ख्वाजा आसिफ साहब तो आखिरी खुद कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर मेरा जो है अपडेट हो गया है। ढलती उम्र में अगर वो शहजाद अकबर से भी डर गए हैं और एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाल सकते, मेरा ख्याल शहरी रहमान साहबा को और ख्वाजा आसिफ साहब को एक मुश्तरका पिटीशन डालनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि यूके से जो पैसा आया था उसको सीक्रेट क्यों रखा गया, कैबिनेट की प्रोसीडिंग मंगवाई जाए, इनके मिनट्स मंगवाए जाएं, और प्लस ये सारी जो डील हुई थी इसकी शहजाद अकबर की और इसकी मलिक रियाज साहब की और इमरान खान साहब शामिल है उस डील में, इस डील को ओपन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये शहरी रहमान और इनको करना चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं करेंगे। तो पहले ये बताएं कि पैसे गए किधर, ये भी पूछें जरा उनसे। ये तो खैर वो मंगवाएंगे। मेन चीज ये है कि शहजाद अकबर से ख्वाजा आसिफ क्यों डर गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, ये ज्यादा तकलीफ दे बात है। जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद CSS इम्तिहानात के कानून में भी जो तब्दीली की गई उसके असरात क्या होंगे, नई पॉलिसी क्या बनाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक क्लास। अब टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। सीएसएस इम्तहानात के जो पॉलिसी है, स्क्रीनिंग पॉलिसी, वो थोड़ी सी तब्दील की गई है, अच्छी खासी तब्दील की गई है। वैसे उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे? थोड़ी सी तो तब्दील नहीं हुई, हाँ, काफी सारी अच्छी खासी हुई है। और कैबिनेट का जो पिछला इजलास हुआ है उसमें पहले भी फटा हुआ था, फिर भी फटा हुआ है, लेकिन जो लॉबी है एक पावरफुल एक एलीट की है हमारे यहाँ, दे प्रिवेल्ड इन द कैबिनेट। जो बैकवर्ड एरिया से आए हुए वजीर हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को, स्पेशली आपका केपी के रूरल एरियाज, आपके पंजाब के रूरल एरियाज, आपके बलूचिस्तान के और सिंध के जो रूरल एरियाज के वजीर थे, उन्होंने इस पर फटा डाला है कैबिनेट में। लेकिन इमरान खान साहब ने अरबाब शहजाद जो हैं, जिनके अपने बच्चे जो हैं माशाल्लाह डीएमजी में हैं, वो जो कल आपको कौम को रिफॉर्म्स बताएंगे यहाँ पे, उस पर बहुत सारे लोगों ने अभी से सवालात करना ट्विटर पर शुरू कर दिए हैं कि अरबाब साहब के अपने बच्चे जो सीएसए में गए हैं और जिस तरह की पोजीशन उन्होंने ली हैं, डेफिनेटली काबिल बच्चे होंगे, वो भी ज़रा एक्सप्लेन करें। ये मैं उस पर कह रहा हूँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, और वो हम उनसे कल पूछ भी लेंगे। ये एक आई थी समरी, आई थी पहले 2019 में कैबिनेट के सामने कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आते हैं, लड़के इम्तिहान देना चाहते हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, तो इसको तादाद को घटाने के लिए हमें स्क्रीनिंग कोई टेस्ट करना चाहिए, जैसे मेडिकल का आया था और एंट्री टेस्ट है, दीगर एंट्री टेस्ट है। उस वक्त भी रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि बहुत सारे वजीरों ने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन का लेवल है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो बराबर के नहीं हैं। जो एशियन कॉलेज के हैं, जीसी में पढ़ते हैं, एफसी कॉलेज पढ़ते हैं, कैदम यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, या बाकी दीगर आपके मेन इंस्टीट्यूशन जो है, वहाँ से पढ़े लिखे लड़के जो हैं वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। रूरल एरियाज़ के बच्चे जो हैं, जिनकी वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बराबर की नहीं है, वो पीछे रह जाते। कम से कम ये तो मौका दें वो आएँ, अगर वो मेहनत करके आते हैं उनको बराबर तो आने दें। आप उनको स्क्रीनिंग उससे टेस्ट से भी निकाल लेंगे। और इसको आपको याद होगा मेडिकल टेस्ट के साथ भी यही कुछ हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उस पर हंगामे हुए पिछले दिनों, वहाँ सड़कों पे थे, चीज़ों पे थे, क्योंकि टेस्टिंग का सुना ये है कि बाज़ कोई बड़े लोगों के वकील हैं, 2-4 जिन्होंने बनाई हैं ये फॉर्म्स जो टेस्ट ले रहे हैं, दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ रुपीज वो वहाँ से ले रहे हैं। सो एक ये भी कहा जा रहा है मेडिकल टेस्ट एंट्री के बाद एक नया तरीका ये भी है कि उन्हीं को बेनिफिट किया जाए जो टेस्ट लेंगे। खैर, अरबाब शहजाद एंड कंपनी जो है वो ये लेकर आए हैं, उन्होंने ये एतराज़ किया है कि ज़्यादा तादाद में लोग सीएसएस में आ रहे हैं, इनकी रेशो जो बढ़ रही है। पहले एनुअल होता था कि 10% इंक्रीज होता था उम्मीदवार जो आते थे, अब की दफ़ा 69% के करीब जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। लिहाजा 8-10 हज़ार कैंडिडेट आता है, उनमें से 300-400 पास होते हैं, तो परसेंटेज जो है ना वो बड़ी वीक लगती है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना उस पर बड़े बुरे वो आते हैं, उसका इम्पैक्ट आता है। ये नहीं कहा कि आप एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कैसे कर सकते हैं कि 10,000 में से 7-8 हज़ार पास हो, विच शोज एंड रिफ्लेक्ट्स पुअर परफॉर्मेंस कि आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना बुरा बना हुआ है कि 10,000 स्टूडेंट भी अपेयर अगर होता है तो उसमें से 300-400 सिर्फ पास होते हैं, रिटन टेस्ट पास होता है। तो स्टेट अपने आप को ठीक करने के बजाय कि इंस्टीट्यूशंस बेहतर करें, लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें, उन्होंने कहा नहीं, इसको सिस्टम को हम ना उड़ाते हैं, जिस पे वजीरों ने रोला डाला है। आप वो ये कर रहे हैं कि अब खैर ये पॉलिसी अप्रूव हो गई, कल मेरा ख्याल है वो बैठ के इसको ब्रीफ करेंगे। ये जो है अब 200 नंबर की वो लाई जा रही है स्क्रीनिंग, एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें कंपलसरी उसमें वो होंगे, उसमें सब्जेक्ट होंगे, उसमें इस्लामियात है, जनरल एबिलिटीज है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, उर्दू है और इस्लामिक स्टडीज वगैरह उनके डिफरेंट वो हैं। इसके फॉर्मेट पे भी वजीरों ने रोला डाला है। स्पेशली जो सबसे ज्यादा बहस की है, जो उन्होंने अपने उठाए हैं, वो रूरल एरियाज के आपके वजीर हैं। उन्होंने कहा ये आप अपने देहातों वाले जो हैं उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। जैसे मेडिकल कॉलेजेस के आपने करवाए, सबसे ज्यादा जो उनको आके नुकसान हुआ, हिट हुआ है, वो रूरल एरियाज के लोगों को हुआ। ये फिर सीएसएस में जो आप करने जा रहे हैं, उनका कहना था लोग देना चाहते हैं देने दें, फीस उन्होंने देनी है, पैसे उन्होंने देने, आपको क्या तकलीफ है इस पे कि कोई आके उसमें देना चाहता है उसमें 10,000 में से। ठीक है, मजीद भी बात होने की जरूरत है और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये किस तरह की कोई पॉलिसीज लाई जाए तो उसकी दोनों साइड्स को एवेल्युएट किया जाए, वो आरा भी ली जाए जो उसकी ऑपोजिशन में आ रही है, और फिर उन तमाम चीजों को रख के और एक बैलेंस डिसीजन लिया जाए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।